यहाँ तक के मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। वील गो अक्रॉस टू मिस्टर निजामुद्दीन रहीम इन जस्ट अ मिनट। ये कहा जाता है कि 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं। अरे वो अनाज बनाएगा किसमें प्रदीप जी? अरे स्टोव कहाँ है उसके पास? अगर स्टोव है तो गैस है, वो गैस का जो बॉटल है उसको सिलेंडर जो है क्या उसको रिप्लेस किया है? किस चीज पे बनाएगा? 12 करोड़ लोगों के आसपास 12 करोड़ घरों में बीजेपी का दावा है कि जब मोदी जी अयोध्या में गए थे वो गरीब परिवार के घर में जाके वो उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरी 10 करोड़ बेनिफिशियरी थी, वो उन्होंने खुद अपने हाथ से चाय बना के उज्ज्वला योजना के बलबूते पर चाय बना के मोदी जी को पिलाया। पहला सिलेंडर था कि दूसरा? और वही चाय मोदी जी पिलाए। मैं आपको कुछ और पूछ रहा हूं कि वो पहला सिलेंडर था कि दूसरा? पहला तो मिला, अरे वो दूसरा मिला कि नहीं? दूसरा लेने के लिए 600 और 650 रुपए सब्सिडी पे मिल रहा है। 1200 रुपए तो मार्केट रेट है सर, लेकिन सब्सिडी का जो रेट है, जो सब्सिडाइज बीपीएल का जो सिलेंडर है, यहां पर कांग्रेस भी जरा मतलब ज्यादा एग्जैजरेट कर देती है ना। देखिए 1200 का मिला, 1200 का नहीं है। वो बीपीएल सिलेंडर जो है, बिलो पॉवर्टी लाइन सिलेंडर जो है, वो 650 का है, लेकिन 650 रुपए हैं कि नहीं है? लेट्स आस्क निजामुद्दीन साहब। निजाम साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। अरे नमस्कार सर, कैसे हैं? बड़े दिनों के बाद गायब थे आप। बहुत दिनों बाद आपने याद किया मुझे। सर आपको याद हम तो रोज करते हैं सर, क्या बात कर रहे हैं आप ही नहीं आते, आप बहुत ज्यादा बिजी हो गए। मुझे लग रहा क्या हुआ है कि कांग्रेस जाग गई है कि निजामुद्दन रहीम जैसा हीरा उनके पास है, तो इसलिए आपकी कदर बहुत ज्यादा हो गई और आप बहुत जगह हर चैनल पर दिख रहे हैं, हमारे चैनल पर जरा कम दिख रहे हैं। यही एक वजह हो सकती है, मुझे तो नहीं लगता कोई और वजह होगी। तो निजाम साहब ये बताइए, जैसा प्रदीप जी और अभी मेरी बात हो रही थी, एक तो फील गुड फैक्टर है क्या है? 7.6% ग्रोथ रेट, जीडीपी हो गया ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन की जीडीपी हो गई, 4 ट्रिलियन तो हो ही गई है तकरीबन नंबर 4 हो जाएंगी, इकोनॉमी नंबर 4 हो जाएगी। अगस्त सितंबर तक हम लोग जापान को ओवरटेक कर लेंगे। अटल सेतु दिख रहा है, ना जाने और क्या क्या दिख रहा है। रोड दिख अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी का बोलबाला है, हर जगह पर डंका बज रहा है, भावकाल है। या फिर लोग ये बात करेंगे कि यार 900 रुपए का 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया, 106 रुपए का पेट्रोल हो गया, 104 रुपए का, या 94 रुपए का डीजल हो गया, या खाने को नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। 38 लाख नौकरियां जो हैं वो केंद्र में वो अभी तक खाली पड़ी हैं। किस चीज के ऊपर लोगों का ध्यान ज्यादा जाएगा, ये बताएं निजाम साहब। सर ये सारा का सारा जो है ये झूठ का पुलिंदा मोदी एंड कंपनी के हाथ में है, और उनके पास एक बेईमान साबित करने वाली मीडिया है। वो तीनों मिलकर इस देश को गुमराह कर रहे हैं, जबकि अब ये ऐसा दौर है कि आप किसी चीज को छिपा नहीं सकते। आज ऐसा है, छोटा सा बच्चा भी जो है अपने देश के इकोनॉमी के बारे में जान लेता है। आज महिलाओं को इस बात का पता है कि डिजिटल भारत जो है उससे हमें कितनी जानकारी चाहिए और कितनी नहीं चाहिए उसे मिलती है। अब वो ये देखता है कि हमारे पास रोजगार है क्या, हमारे पास संसाधन है क्या, हमारे पास स्वास्थ्य की व्यवस्था है क्या। आज कोई भी चीज सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं है, सिर्फ पेपर में नजर आ रही हैं। जहां तक सवाल है लोगों को 5 किलो राशन देने का, कितने दिन तक आप लोगों को राशन दे के जीवित रख पाएंगे? अगर उन्हें रोजगार नहीं देंगे, उन्हें आप शिक्षा नहीं देंगे, उनको अच्छा मेडिकल नहीं देंगे, तो 5 किलो इस अनाज की वैल्यू आप कितना दिन टिका सकेंगे? और इसी से इस बात का पता चलता है। लेकिन यहां पर एक चीज पूछना चाह रहा हूं आपसे, एक मिनट। 5 किलो अनाज, मैं ये जानना चाहता हूं, मैं अपनी जानकारी के लिए, अभी वही बात मैं प्रदीप जी से भी कर रहा था, और प्रदीप जी और मैं यही जानना चाह रहे थे। 5 किलो अनाज मिल रहा है ना, अब वो 5 किलो अनाज वो पका कहां पे रहा है, किस चीज पे पका रहा है वो, ये तो बताएं। वो भी छोड़िए, वो पकाने की दूर की बात है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने पर्सनली दुकान से वो 5 किलो राशन मंगाया है जी, और जब भी चाहिए आपको उसका सैंपल भेजता हूं। उसके अंदर कंकरी और बहुत सारी चीज उसमें भी मिक्सअप है। यानी उनको ऐसा भी नहीं दे रहे हैं कि आप 5 किलो ये दे रहे हैं, ले जाइए तुरंत जो है इसे पिसाइए, रोटी बनाइए और खा लीजिए। और जो वो चावल दे रहे हैं वो जानवर भी खाने को तैयार नहीं है।
वो कौन सा चावल है? वो शेला वाला चावल है, मोटा चावल जो होता है वो है। भेजकर कि जिन दुकानों पर वो राशन मिल रहा है जी, उसका एक दिन सैंपलिंग करा दीजिए कि कम से कम उसको अगर जानवर खा ले तो आदमी के लिए तो चलो ठीक है, वो करेगा, लेकिन वो जितनी बुरी अवस्था में, क्योंकि उसमें कमीशन का मामला है, किसी के पेट भरने का मसला नहीं है सर। उसमें जो अनाज आ रहा है दुकानदार को उसमें कोई पैसा लेना नहीं है, लेकिन उसको चूंकि डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उस पर एक अमाउंट फिक्स है कि हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। वो अपने पैसे के लिए वो इस तरह की चीजें कर रहा है जो इंसानियत के भी विरुद्ध है। अगर आप इस बात की जांच कराएंगे तो आपको ये समझेगा कि ये इससे बड़ा धोखा क्या होगा कि जो आप राशन दे रहे हैं 5 किलो फ्री का, वो भी देश का पैसा है, उसका भी आप जो है दुरुपयोग कर रहे हैं और इनके पास कोई संसाधन नहीं है। इन्होंने जिस उज्ज्वला योजना की बात की वो टोटल फेल है। आज घरों में औरतें गैस सिलेंडर के ऊपर खाना बना रही हैं, मीन्स गैस उसमें नहीं है, उसको तोड़कर चूल्हा बना दिया है, उसके अंदर लकड़ी लगाकर और उसका इस्तेमाल करके बना रही। तो ये तो मोदी जी और उनकी मंडली का ड्रामा है कि झूठ के अलावा वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और देश अब पूरा देख रहा है। और जिस तरह से उनके लोगों का विरोध शुरू हुआ है वो बहुत ही खतरनाक है। कई जगहों पर आपने देखा कि जनता दौड़ा दौड़ा के इनको मार रही है, दौड़ा दौड़ा के। तो ये परिस्थिति कभी नहीं थी देश में। और जितनी रैलियां हो रही हैं, अगर आप उनके विजुअल देखेंगे तो आधे से ज्यादा मैदान खाली हैं, चाहे महाराष्ट्र में फडणवीस की हो या शिंदे साहब खुद गए थे रैलियों में उसकी हो या इनके जो एलआई नेता हैं उनकी है। तो इससे ये लगता है कि सिर्फ धोखा है देश का। यहाँ पर एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद प्रदीप जी अपना सवाल पूछेंगे। मेरठ ठाकुर चौबीसी की महापंचायत में 4 दिन पहले हुई है, 4 दिन पहले हुई है, आज 18 तारीख है, मैं 13-14 तारीख की बात कर रहा हूं। वहां पर एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुआ है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले नहीं, ऐसा उन्होंने कहा है। ये क्या है? पूरी पंचायत में। और सिर्फ उतना ही नहीं सर, वो महापंचायत के अलावा राजस्थान में राजपूतों ने भी पंचायत करके बता दिया कि हम इनके साथ नहीं खड़े हैं जी। ये आप कल की हेडलाइंस वगैरह दैनिक भास्कर इसमें उसमें आप देख सकते हैं, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि हम इनको वोट नहीं करेंगे। अब सवाल ये है कोई मंत्री ने कोई गुजरात के कुछ मंत्री ने कुछ कहा जी, कोई मंत्री जी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था शायद राजपूतों के बारे में शायद। जी बताएं निजाम साहब, बोलिए। अगर इस तरह की व्यवस्थाएं लोग कर रहे हैं तो ये जो 400 का दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री और उनकी टोली कि हम 400 के पास जा रहे हैं, तो क्या वो 400 के पास की जो सीटें हैं, क्योंकि इतनी सीटें तो ना इनके कब्जे में है ना इनके दल के कब्जे में है, ना अभी है ना आगे होने वाली है, क्योंकि जिस तरह की भारत की व्यवस्था है, अगर इनको पूरा उत्तर प्रदेश मिल जाए, पूरा राजस्थान मिल जाए, पूरा हरियाणा मिल जाए, पूरी दिल्ली मिल जाए, पूरा गुजरात मिल जाए, उसके बावजूद भी 400 नहीं आता, तो ये बाकी की सीटें क्या पाकिस्तान से लाएंगे या इन्होंने बांग्लादेश से सेटिंग कर रखी है या श्रीलंका के बुरे हाल में ये खड़े हैं इसलिए बाकी की सीटें वहां से आके 400 पूरी करेंगे। तो ये भारत के लोगों को धोखा दे रहे हैं और धोखा 1, 2, 3 बार दिया जा सकता है, उसके बाद तो लोग वही करते हैं जो अभी दौड़ा दौड़ा के चालू है। निजामुद्दीन जी, प्रधानमंत्री मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना है जो और लोगों का कहना है उत्तर प्रदेश के जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी जी भावुक हो गए जब सूर्य तिलक 500 साल के बाद राम लल्ला के फॉरहेड पे जाकर गिरा तो पूरे देश एकदम मोह में चले गए राम लल्ला के। बोले कांग्रेस के जमाने में आप उनको राम लल्ला को टेंट में रखते थे, आपके पास बड़े बड़े बंगले थे कांग्रेस के लीडर के, मगर राम लल्ला को आपने टेंट में रखा। ये मोदी जी हैं जो 500 साल के बाद पुनर् जो निर्माण हुआ राम मंदिर का, तो ये स्लोगन चला पूरे देश में, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। क्या आपको बदलाव दिखता है निजामुद्दीन जी? सर बदलाव की कहानी यह है कि पूरा भारत राम का है, राम को कोई लाता नहीं, राम लोगों को लाते हैं। राम को कोई नहीं लाता, ना इनकी हैसियत है ना इनकी पक्ष की हैसियत है
कि वो राम को ले आए। राम सबको लाते हैं, ये पूरा भारत राम के लिए है। तो ये बातें करके लोगों को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि लोगों को जो चीजें चाहिए वो खुलकर लोग मांग रहे हैं। जहां तक इनके धार्मिक का विषय है, इन्होंने जितना अनादर सनातन का किया, आज तक सनातन धर्म का इतना अनादर कभी नहीं हुआ। दर्जनों संतों के वीडियोस पूरे देश में वायरल हो रहे हैं इनको लेकर और सनातन धर्म को लेकर। तो इससे आप इस बात को भूल जाइए कि लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाया उसको लाएंगे, ये तो अनादर कर रहे हैं हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का। उसको तबाही के दहाने पर ला दिया है इन्होंने। अभी जो चीज लोगों को चाहिए वो कैसे मिलेगी? न इनके पास कोई रोड मैप है, न महंगाई हटाने का कोई रोड मैप है, न देश में जितने इन्होंने वादे किए थे आज तक एक भी वादा इन्होंने नहीं पूरा किया। देश में शिक्षा व्यवस्था की हालत क्या है आप देख रहे हैं, अस्पतालों के क्या दुर्दशा है वो देख रहे हैं। पानी इस देश में स्वच्छ आज तक नहीं लाए, हजारों गांव आज भी पानी नहीं है उनके पास। तो जो व्यवस्था चाहिए इंसान को जीवित रहने के लिए, वो आवश्यक है सबसे पहले। और धर्म के राजनीति में अब देश को ये उलझा नहीं सकते, क्योंकि आपने वो ग्राफ देखा होगा कि जिस दिन रामलला की प्रतिष्ठा कर रहे थे उससे और आज के बीच में कितना अनादर हुआ है और कितना नीचे आए हैं, वो आपको इनके डाटा से और टीआरपी से आपको पता चल जाएगा। उस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। प्रियंका गांधी यही बोलती है, शी इज टेलिंग दैट पीपल, लोगों से यही पूछ रहे हैं, आप राम और सनातन धर्म के बारे में बोलते हो, मुझे आप ये पूछिए। प्रियंका गांधी जी बोले मुझे आप ये पूछिए कि कांग्रेस अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर करेगी, कांग्रेस महिला रिजर्वेशंस, महिलाओं को 50% नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे देगी, आप मुझे उस पर महालक्ष्मी योजना जो महिलाओं को 1 लाख, मुझे वो पूछे कि वो कैसे इंप्लीमेंट होगा। आप मुझे ये पूछिए कि अग्निवीर स्कीम को फुली हम लोग कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को हम तुरंत कानून कैसे बनाएंगे। प्रियंका जी यही पूरे देश को बोल रहे हैं, आप हमसे ये पूछिए। मगर मोदी जी बोल रहे हैं कि सनातन धर्म, ये जो घमंडिया गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है। महात्मा गांधी कांग्रेस में जब थे तो राम राज्य का बात करता था, संविधान में वह सनातन धर्म का बात होता था। इंदिरा गांधी खुद रुद्राक्ष की माला पहनकर वो अपने धर्म को निभाते थे। तो अब कांग्रेस ने हिंदुत्व को छोड़ दिया, अपने फंडामेंटल्स को भूल गए। बट प्रियंका गांधी बार बार यही, क्या लोग सुने कि जो प्रियंका गांधी कह रही है? निजामुद्दीन जी देखिए, आज पूरा देश देख रहा है कि सही सनातन हिंदू कौन है। आज वो सब देख रहा है, उसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी से ज्यादा सनातनी हिंदू मोदी जी नहीं है। मोदी जी को खुद को भरोसा नहीं है। मोदी जी ने अपने धर्म के चारों धर्माचार्यों का अनादर किया। पूरा देश देख रहा था, पूरा देश। और राम सबके हैं, किसी अमीरों के नहीं है। वहां कोई गरीब फटकने नहीं पाया मंदिर के आसपास, और उन लोगों को ले जाया गया जिनका धर्म से संबंध नहीं था, जो बड़े का बीफ खा के उनके खिलाफ बोलते थे, वो उनके मेहमान थे हजारों की तादाद में। एक भी गरीब आदमी वहां गया था क्या? और जो गए थे क्या वो वोटर हैं उनके क्या? तो इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सनातन के सही मानने वाले इस देश में जो है वो मोदी के साथ नहीं खड़े हैं। आज आप देख लीजिएगा, जब अभी रिजल्ट आएगा और जिस तरह से कल पोलिंग होने जा रही है 102 सीटों पर, वहां के हालात देखिए। जहां कांग्रेस के रैलियों में 5000 लोग नहीं आते थे, आज 5 लाख लोग बगैर कहे आ रहे हैं। सहारनपुर की रैली देख लीजिए आप, अखिलेश की रैली देख लीजिए आप। ये चीजें अब आपके सामने जमीन में सब कुछ दिख रहा है। धोखा देकर लोगों को अब ये बेवकूफ नहीं बना सकते। अब ये कितना भी रोए लोगों के सामने, देश इस बात को समझ चुका है कि सनातन के आड़ में, मंदिर के आड़ में लोगों को बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है। अगर ये सनातनी हिंदू हैं तो गौ का गोश्त बेचने वालों का चंदा क्यों लिया इन्होंने? पूरे देश के सामने रिजल्ट है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां देश में सप्लायर हैं, वो सारे के सारे लोगों से चंदा लिया है और बेईमानी करके लोगों से पैसा, लोगों को धमकी देकर देश के लोगों से वसीला है। इसलिए आज इस तरह की भीड़ लोगों के सामने आ रही है, और ये भीड़ रोड में बदलेगी। पूरे तौर से इस देश का बदलाव होने जा रहा है। और आप देखेंगे
कि 40 से 50 हजार इंडस्ट्रियलिस्ट भारत छोड़कर इसीलिए चले गए क्योंकि उनसे धमकी देकर या तो वसूली हो रही थी या उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन निजाम साहब कोई प्लान नहीं है। निजाम साहब, हाल ही में प्रियंका गांधी जी की यूपी से, मुझे लग रहा है शायद मिर्जापुर था, कौन सी जगह थी मुझे याद नहीं, वहां पर उनका रोड शो देखा। अरे क्या भीड़ है भाई, बाप रे बाप, मतलब इतना जन सैलाब प्रियंका जी के रोड शो में, जबरदस्त, बिल्कुल एब्सोल्युटली वंडरफुल। मतलब अरे सर रमजान में आपने देखा होगा कि राहुल जी मुंबई आए जी, और वो उन इलाकों से आए जहां बीजेपी के सांसद हैं। आप देखिए कि कुर्ला से लेके धरावी हो के जब वो चैतन्य भूम आए तो जगह नहीं थी सर, और रमजान का महीना था, औरतें अपने बच्चों को गोद में लेके एक खजूर लेकर रोड पे खड़ी थी, एक खजूर लेकर, और बच्चों से उन्होंने कहा घर में खाना नहीं बनेगा, राहुल गांधी की रैली खत्म होगी तो घर में खाना मिलेगा, एक रोजा खजूर और पानी से खोलकर इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए, बाबा साहब के संविधान के लिए रोड पे खड़े रहो। चिलकती धूप में औरतें अपने बच्चों को लेकर खड़ी रही, इसी बात की दलील है कि पूरे देश में बदलाव होने जा रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है। लेकिन मैं तो अचंभित रह गया वो क्राउड देख करके प्रदीप जी, प्रियंका गांधी के रोड शो में, अरे बाबा रे बाबा, मतलब ऐसा देखा नहीं कभी, वेरी फ्रैंकली। निजामुद्दीन जी, एक हकीकत जो राहुल गांधी जी ने बयान कर दिया, बोले कि मैं रेलवे स्टेशन में था और मैंने देखा अपने आंखों से एक सिविल इंजीनियर, पोर्टर जो कुली बोलते हैं, वो सिविल इंजीनियर है, वो सामान उठा रहा है, सामान उठा के लोगों को मदद कर रहे हैं, सिविल इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर। राहुल गांधी जी ने पूछा तो बोला लाखों रुपया मैंने प्राइवेट कॉलेज में दिए एक इंजीनियर बनने के लिए, सिविल इंजीनियर बनने के लिए, अब नौकरी नहीं है, मैं लोगों का कुली का काम करके, पोर्टर का काम करके। तो राहुल गांधी एक हकीकत को सामने लाकर उन्होंने कहा कि मोदी जी ने एक बहुत बड़ा दरार जो नौजवान और जॉब मार्केट के बीच एक बहुत बड़ा दरार किया है, और मैं इस दरार को कायम से निकाल दूंगा, खत्म कर दूंगा, पहली नौकरी पक्की। तो ये 1-1 करोड़ लोगों को नौकरी, जो बच्चे स्कूल से निकल रहे, कॉलेज से निकल रहे तुरंत। तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट का प्लान सही है, कैसे देखते हो निजामुद्दीन जी? सर देखो, राहुल गांधी हमेशा सच बात करते हैं और सच का आईना दिखाते हैं देशवासियों को। आपने देखा कि राहुल गांधी ने जो जो चीजें प्रॉमिस की, जिन जगहों पर हमारी सरकार बनी, उसको 3 महीने में लागू कर दिया, चाहे कर्नाटका हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे तेलंगाना हो। आज राहुल गांधी के ऊपर अगर देश विश्वास कर रहा है तो सिर्फ इसी बात के लिए कि राहुल की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। वो जो कुछ कहते हैं दिल से कहते हैं, सोच समझ कर कहते हैं, और बगैर एनालिसिस के कोई बात नहीं करते। इनकी तरह कोई झूठ नहीं बोलता कि कोई भी आंकड़ा देश के सामने रख देते हैं। तो ये चीजों में फर्क है, क्योंकि आज बेरोजगारी का हाल ये है, बिल्कुल आपने सही कहा कि इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे, आज उनके पास काम नहीं है, और जो क्राइम का ग्राफ बढ़ा है उसका भी यही एक कारण है कि जब आप किसी को रोजगार नहीं दे सकेंगे तो ये इस तरह के हालात पैदा होंगे। और ये हालात बचाने के लिए जरूरी है कि इंडिया गठबंधन के साथ देश आए, और देश का नौजवान बिल्कुल उम्मीदों के साथ देख रहा है। लेकिन उसे यकीन है इस बात का कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। निजाम साहब, आपकी बात जो है, चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, और सब लोग जो है आपकी बात मान भी रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या लोग इन बातों को सुनकर, नंबर 1, नंबर 2, ये आपका भी एक्सपीरियंस रहा है, इतनी ज्यादा भीड़ देख करके क्या असल में लोग ईवीएम तक जाएंगे, कांग्रेस का बटन दबाएंगे, हाथ का समर्थन करेंगे? क्या ऐसा होगा? क्या वो संगठन आज की तारीख में कांग्रेस का अभी है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, अब बाकी हर जगह पर? भाई महाराष्ट्र में तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो मैं मानता हूं, लेकिन बाकी हर जगह पे जो एक संगठनात्मक ताकत थी कांग्रेस की, वो काफी कमजोर हुई है। बोलिए ना सर प्लीज। नहीं सर, अभी बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है संगठन में काम कर रहा है। उसके अलावा मैं आपको जो कह रहा हूं कि जिन लोगों के साथ, जिनके साथ हमने गठबंधन किया है, अब उत्तर प्रदेश का जो बड़ा विषय था
वो आपने देखा होगा कि मायावती भी वहां फ्लॉप गई, अब वो कटुआ वाली हैसियत में आ गई है। इसलिए अब लोगों को ये लगने लगा है कि हमें इनके साथ नहीं जाना चाहिए। दलितों के साथ भी इस कदर का भेदभाव बीजेपी ने किया, जिस तरह से दलित की बेटियों का रेप हुआ, जिस तरह से मणिपुर का विषय आया, जिस तरह से इलेक्टोरल रोल बांड का विषय आया, ये सब चीजों को लेकर जनता खुद जागरूक है। जनता हमसे पहले पहुंच रही है। आप देखिए कि हमें मीटिंगों में लोगों को लाना नहीं पड़ रहा है, लोग खुद निकल कर चल कर आ रहे हैं। तो ये बदलाव के लिए ये सारा श्रेय जनता को जाता है। ये श्रेय राहुल गांधी की उन दोनों यात्राओं को जाता है, जिसमें उन्होंने करोड़ों लोगों को जाकर उनके दिलों में अपनी बात बिठा दी। और दूसरी चीज, आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा होगा। हमारा मैनिफेस्टो कांग्रेस ने नहीं बनाया। ये मैनिफेस्टो के लिए पूरे देश से लाखों करोड़ों लोगों ने अपने मत भेजे हैं, अपने विचार लिखित भेजे हैं, मेल किया है, किसी ने ला कर दिया है। उनमें से निकाल कर जनता क्या चाहती है वो मैनिफेस्टो वो रखा गया है। दूसरी चीज, जो हमारे एलआई के साथी हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने बिल्कुल साफ तौर पर पूरी ईमानदारी के साथ हमारे साथ काम कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र में उद्धव जी के साथ ईमानदारी से शरद पवार के साथ काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ किसी तरह का ना भेदभाव है, ना हमारी कोई लड़ाई है। महाराष्ट्र में एक उदाहरण आपको देता हूं, इनकी एक स्टार कैंपेनर है जो पिछली बार एमपी थी, नवनीत राणा। उसने अपने भाषण में ये अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि मोदी के भरोसे मत बैठो, अब मोदी का कुछ काम नहीं है, मेहनत करो। इससे समझ में आ जाता है। और दूसरी चीज, एक बड़ा विरोधाभास है उनके यहाँ। कोई भी केंद्रीय मंत्री, कोई सांसद इस हैसियत में नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई बात कर सके। वहां कोई आदमी केंद्रीय मंत्री सिर्फ वो शपथ लिया है, रजिस्टर में साइन किया है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। किसी मुख्यमंत्री को उनके यहाँ कोई हैसियत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र है। हम बूथ के कार्यकर्ता से लेके ये मुझे समझ में नहीं आया के कार्यकर्ता तक। ये कहा जाता है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। आप जो बोल रहे हैं, ऐसी बात चल रही है हर जगह पे, ऐसी कोई बात नहीं कि भाई बीजेपी के अंदर बिना इजाजत के कुछ कर नहीं सकते। दैट इज एब्सोल्युटली, मतलब दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। लेकिन ये बताएं, नवनीत राणा जी को ये बोलने की आवश्यकता क्या पड़ गई? अब तो वो बीजेपी में है, क्या वो भूल गई थी कि वो बीजेपी में है? लेकिन बीजेपी में है, उनका खुद का तो कोई चेहरा नहीं है, क्योंकि उनके चेहरे का सारा जो दाग है वो तो और बढ़ के लग गया है दोनों पर, उनके मियाँ पर। उन पर भी केसेस, और देख ही रहे आप कि उन्होंने कोर्ट के बदौलत उनको मौका मिल गया। तो अब उनको इस बात का एहसास है कि महाराष्ट्र में आप देखिएगा, जितने नेता महाराष्ट्र से गए हैं पार्टी छोड़ के, ये सब चुनाव हार रहे हैं। लेकिन वो तो इंडिपेंडेंट थी ना सर, वो तो इंडिपेंडेंट जीत के आई है, बीजेपी की मोदी वेव के दौरान जीत के आई है सर। वो बीजेपी के सपोर्ट से लड़ रही हैं चुनाव जी। तो जो बीजेपी ही उनको पैसा दे रही है, बीजेपी ही उनका काम कर रही है, उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। क्योंकि जब वो पिछली बार इंडिपेंडेंट जीती थी तो माइनॉरिटीज के वोट थे, वहां उनको 50 से 60% माइनॉरिटी ने वोट किया था। आप वोट निकालकर उनकी पोलिंग का आप रिजल्ट देख लीजिए। इस बार माइनॉरिटी ने उनको ठेंगा दिखा दिया और 0% वोट करने जा रहा है उनको। 60 साल वोट का बदलाव है। 60 साल पर 10 साल के उपलब्धियां भारी है, मोदी साहब का कहना है। हमारा उनका 60 साल, हमारा 10 साल। तो सुनिए क्या क्या गिना रहे हैं आप, गिना रहे हैं आपको, फिर सुनिए आप बोल दिए। बोले OROP, 1 रैंक 1 पेंशन, मोदी जी गारंटी। 52 करोड़ जनधन, मोदी जी। 35 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, मोदी जी। वुमन 25 करोड़ को पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाना, मोदी जी। 5th बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी, मोदी जी। 3rd बिगेस्ट इकोनॉमिक स्टार्टअप सिस्टम, मोदी जी। मोदी जी के गारंटी, किसान, हर चीज। तो और आगे जाके कहता कि राहुल गांधी जी को कांग्रेस ने 20 बार लॉन्च किया मगर हो नहीं रहा है। निजामुद्दीन जी, कितना सच्चाई है उसमें? अब आपको ऐसे देख लेना चाहिए कि मोदी जी की सारी गारंटी झूठ के का पुलिंदा है। आपने देखा कि लड़कियों के साथ जिस तरह की बदमाशियां हुई, साक्षी को पूरी दुनिया में 100वीं महिला में से एक नाम उसका नामित हुआ है टाइम्स मैगजीन के पेज पर। तो आप सोचिए कि उसके साथ क्या हाल हुआ। कितनी बार मोदी ने मुंह खोला, कितनी बार मोदी ने मणिपुर के लिए मुंह खोला, कितनी बार मोदी ने उन गरीब जो 700-800 किसान मारे गए उनके लिए कितनी बार मोदी ने मुंह खोला। उसके अलावा महाराष्ट्र में किसानों ने आत्महत्या की, मोदी ने कितनी बार मुंह खोला। अपने दोस्तों के कर्ज माफ किए, किसानों के कर्ज नहीं माफ किए, कितनी बार मोदी ने मुंह खोला।
जितनी चीजों को मोदी ने पहली गारंटी दी थी अपने पारिवारिक, मैं उनके पारिवारिक कमेंट नहीं करता, लेकिन वहां से शुरू करता हूं कि जितनी चीजें मोदी ने कही थी कि 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां लाएंगे, बाहर से काला धन ले आएंगे, तो ये सारे मोदी की ही गारंटी थी। तो क्या मोदी की कोई गारंटी 10 वर्षों में पूर्ण हुई? क्या एक ही गारंटी मोदी ने पूरा किया कि अपने दोस्तों को जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया, देश की सारी दौलत बैंकों से लूट कर उनको दे दिया। यही एक गारंटी मोदी ने किया। बाकी गरीब गरीब से गरीब होता चला जा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान आज भी एमएसपी के लिए आंदोलन कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें जो कुछ हैं वो आपके सामने है। इसके लिए आज आप समझ लें कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। आगे जाके एक सेकंड, ये जो एमएसपी की आपने बात करी सर, एमएसपी आप दे रहे हैं, आपके मैनिफेस्टो में लिखा है कि कानूनन आप एमएसपी देंगे। सर वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत हालत खराब होने वाली है। इतना पैसा आएगा कहां से? सर जिस आपने देखिए, एक उदाहरण देता हूं सर, एक मिनट बोलिए सर, एक उदाहरण देता हूं। अदानी ने हल्द्वानी और दूसरे जगहों से वो सेब का जो काश्त करते हैं, उन्होंने वहां गोडाउन बनाकर उनके सेब सस्ते में खरीदे। आज वो तबाही के दहाने पे पहुंच गया सर, और यही हाल ये किसानों को करने वाले थे। राहुल गांधी को ईश्वर लंबी उम्र दे कि किसानों के साथ उस आंदोलन को करके इनके हालत खराब किए, वरना किसान इस देश का तबाह हो जाता। और अडानी के चक्कर में आके पूरे देश में उसके चक्कर में गोडाउन बनाते और सारे किसानों का अनाज पहले खरीद कर सस्ते दामों में भर लेते और बाद में उसको देते। और किसान कहीं से बीज नहीं ला सकता, किसान कुछ कर नहीं सकता। ये कृषि प्रधान देश है भारत का, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ बेईमानी और झूठ की पॉलिसी। लेकिन पैसे कहां से आएंगे निजाम साहब? मैंने सवाल आपसे ये पूछा। पैसे राहुल जी बता रहे हैं उनका, आप उनका प्लान सुनेंगे। इस देश में बेईमानी करना जिस दिन बंद होगा और जिस दिन कांग्रेस का शासन आएगा, ये देश फिर स्वर्णिम चिड़िया की तरह होगा और आपके सामने ही आएगा सर, दूर नहीं है। हम मिलेंगे 4 दिन तक। राष्ट्रीय सुरक्षा में, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा में कांग्रेस देश को धोखा दिया। जयशंकर जी का कहना है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री बोले कि राष्ट्र सुरक्षा कांग्रेस के हाथ में सेफ नहीं है। आप 26/11 को देखिए, आप मुझे 26/11 में आपने रिटेलिएट नहीं किया, पूरे देश आपसे अपेक्षा कर रहे थे कि आप रिटेलिएट करें। तो बोले कि ये जो है ना रिटेलिएट करना, ये कांग्रेस ने पूरे देश के जो आत्मविश्वास है उसको खत्म कर दिया। बोले मोदी जी आने के बाद ये पूरे चेंज हो गए। बोले राजनाथ सिंह जी बोले आतंकवाद इस देश से बाहर भी गए तो हम उसको ढूंढ ढूंढ के उस देश में जाके मार देंगे। ये अभी आज का सरकार का संकल्प है। जयशंकर जी के साथ, जयशंकर जी का कहना है ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, करने में बड़ी लच्छेदार, लेकिन जितने आतंकवादी हमले इस देश में हुए वो किसने कराए, किसके दौर में हुआ? आपको याद होगा कि आतंकवादियों को जहाज में बैठा कर छोड़ने जाने का काम इनकी पार्टी करती रही है। हिंदू आतंकवाद के नाम का सारा काम इन्होंने किया। जितने ब्लास्ट हुए आरएसएस के लोग उसमें खुद शामिल रहे। तो इस पर बहस करके कोई फायदा नहीं है। देश कांग्रेस ने कभी भी इस तरह का समझौता नहीं किया। जिस देश की आजादी के दौरान और उसके बाद एक सुई नहीं बनती थी, ये सारी चीजें जिस पर आज ये खेल रहे हैं, ये सब उसी की देन है जिससे कांग्रेस की सरकार में रही है। इन्होंने खुद कोई चीजें नहीं लाई। जितने बड़े डेवलपमेंट इस देश में हुए वो सब कांग्रेस की देन थी। देखिए साहब, ऐसा है जहां तक के निजाम साहब, जहां तक के आपका मैनिफेस्टो है, जो इलेक्शन प्रॉमिसेस आपने दिए हैं, जो न्याय पत्र जिसको आपने कहा है, उसका तो कोई मेल नहीं है। वेरी फ्रैंकली उसको वहां पर तो कोई आपकी उंगली भी नहीं पकड़ सकता। लेकिन क्या लोग, मेरा बार बार ये कह रहे हैं, क्या लोग आप पर विश्वास करेंगे? क्योंकि बीजेपी बार बार करी है, यार 60 साल तुमने राज किया, तो 60 साल में ये सब क्यों नहीं कर दिया? अभी क्यों प्रॉमिस कर रहे हो? ये बताएं सर, निजाम साहब। देखिए सर, हम कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। हमने तो वही कहा जो जनता चाह रही है। जनता से पूछ के उनका मैनिफेस्टो बना के उनके सामने भेजकर उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जनता को हम विश्वास दिला दिए और इसमें हम सक्षम रहे कि राहुल गांधी ने अपने 3 सरकारें बनने के बाद जहां जहां उन्होंने जो कमिटमेंट किया था वो पूरा कर दिया। तो इससे देश की जनता और खास करके युवा वर्ग जिसको ये बर्बाद कर रहे हैं ड्रग्स में, पूरे देश के जितने पोर्ट हैं आज सब जगह ड्रग्स आ रहा है। ड्रग्स में इस मुल्क के नौजवानों को ये तबाह कर रहे हैं। आज उसको खात्मा करने का काम राहुल गांधी और उनकी टीम कर रही है।
हमारे इंडिया एलआई के तमाम साथी अपने राज्यों में पूरी ताकत के साथ कांग्रेस गठबंधन को जिताकर लाएंगे और इस देश का एक बेहतर भविष्य इस देश को देंगे, क्योंकि 10 वर्षों में भारत तबाही की ओर चला गया। आज कर्जा इस देश का जो 70 सालों में नहीं हुआ, 10 सालों में 2,54,000 करोड़ कर्जा इतना हो गया कि हर देशवासी 1,00,000 2 लाख का कर्जदार हो गया। तो सर ये बताएं चलते चलते, आज की तारीख में ये सवाल आपसे मैं जान करके पूछ रहा हूं, पता नहीं आप इस पे जवाब देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे, फिर वो अजीत दादा पवार साहब को क्या हो गया है? किस किस्म की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने ही परिवार के लिए? मेरी समझ के बाहर है, क्या हो गया उनको? सर ये महाराष्ट्र के लिए दुर्दय दिन कह सकते हैं कि शरद पवार जैसे छत्रपति के साथ काम करके भी वो बेईमानी के दलदल में जाके फंस गए, और वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं भाई, उनकी इसीलिए उसने इनके और बहन के बीच बहुत प्यारे संबंध रहे हैं। आपने देखा होगा कि उनके पारिवारिक संस्कार इतने बढ़िया रहे हैं कि आज समाज के लोग ये बात कह रहे हैं, जो लोग पूना से और सतारा से आते हैं वो ये बात कहते हैं कि इतना घटिया आदमी जिसने परिवार तोड़ दिया, ऐसे नेता को, ये सारी बातें देवेंद्र फडणवीस को कह रहे हैं लोग कि इस आदमी की वजह से आज जो है एक संस्कारी परिवार टूट गया, भाई बहन अलग हो गए, काका बेटा भतीजे सब एक दूसरे के खिलाफ हो गए, और सब परिवार में जो इतना बड़ा ताकतवर परिवार था देश में माना जाता था, उसको छिन्न भिन्न कर दिया। इस संस्कृति का महाराष्ट्र में किसी ने नहीं किया था, इसीलिए लोग नाराज हैं। आज महाराष्ट्र में जो बदलाव आएगा सर, उसका सबसे बड़ा कारण यही होगा कि इन्होंने जिन 2 परिवारों को तबाह करने और 2 राजनीतिक दलों को बर्बाद करने की कोशिश की है, उसका खामियाजा बीजेपी को भी भोगना है। वो दोनों तो भोगेंगे ही, बीजेपी भी इसको भोगेगी, आप देख लेना। राइट, थैंक यू सो मच सर। निजाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी। थैंक यू सर।